डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का 27th नंबर का प्रॉब्लम। ओके, दैट इज वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइंस। एंड ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंगल्स, और डायरेक्शन एंगल भी हमें चाहिए। और आपको पता है जैसे यहां पे हम ए बार लेते हैं यानी ए वेक्टर, ए बार इज इक्वल टू समझ लो एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड टी क्या, इस तरीके से हम ए लिखते हैं। तो यहां पे जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है ना बच्चों? और जब हम यहां पे ए कैप लेते हैं, ए कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, यदि हम लेते हैं तो यहां पे एक्स आई क्या प्लस वाई जी क्या प्लस जेड की क्या यदि होता है तो एक्स वाई और जेड होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना? तो यानी हमारे पास दो मेथड्स है। एक तो जो वेक्टर्स, ये सेकंड नंबर का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। तो ये जो सेकंड नंबर प्रॉब्लम है ये वेक्टर के फॉर्म में हमें दिया गया है, जैसे 1/2 आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या, यानी 1/2 1 और 1 ये क्या बन गए? हमारे डायरेक्शन रेशियोज बन गए हैं। और डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का जो रिलेशन होता है वो यदि हम यूज करेंगे, जैसा L इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या करता हूं L या L भी लिख सकता हूं और यहां पे A B C ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये तो हमने कंसीडर किया हुआ था। ठीक, तो देखो हमने क्या किया है कि पहले डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट किए हैं और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन हमने यूज किया है। ये बन गई हमारी एक मेथड। सेकंड इजी मेथड ऐसी होगी, जैसे यहां पे आपको ए बार दिया गया है, ये एक वेक्टर है, तो ए क्या पहले आप फाइंड आउट कीजिए। ए क्या का मतलब क्या होता है? ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार होता है, बराबर। यानी हमें मॉड ऑफ ए बार फाइंड आउट करना जरूरी है। ठीक, और ए क्या फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या मिलेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस, जो हमें पहला आंसर चाहिए था, बराबर है। और जब डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिलते हैं तो डायरेक्शन एंगल्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन कोसाइन जैसे cos ऑफ अल्फा, cos ऑफ बीटा, cos ऑफ गामा की वैल्यू हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? cos इनवर्स ऑफ, बीटा की वैल्यू फिर से cos इनवर्स ऑफ और गामा की वैल्यू फिर से cos इनवर्स ऑफ होगी, बराबर है ना? तो सेकंड टाइप की जो मेथड है वो हम फॉलो करेंगे, इजी होगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट ए बार इज इक्वल टू 1/2 आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या, इस तरीके से हमने ए बार कंसीडर किया हो और हमारा ये है ए क्या फाइंड आउट करना, तो मॉड ऑफ ए बार की जरूरत है। सो मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा, यानी रूट ऑफ कितना हो गया है? 1/4 प्लस 1 प्लस 1, यानी रूट ऑफ 1/4 प्लस 2, तो दैट इज इक्वल टू 9/4 और 9/4 यानी कितना हो गया? 3/4। दिस इज मॉड ऑफ ए बार, ये बन गया हमारा मॉड ऑफ ए बार। यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार, नाउ यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार दैट इज क्या होगा? तो ए क्या होगा और ए क्या इज इक्वल टू क्या रहेगा? तो दैट इज ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, यानी ए बार क्या है? तो आपको पता है ए बार है 1/2 आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या, और मॉड ऑफ ए बार की वैल्यू कितनी है? तो 3/2 है। कितनी है? 3/2 है, बराबर है। तो देखो बच्चों यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 2 यदि एलसीएम निकालते हैं तो आई क्या प्लस 2 क्या प्लस के क्या बन जाएगा? 2 के क्या बनेगा? यस, और ये जो 2 है और ये 2 क्या होगा? कैंसिल होगा। फिर से देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 1 है,
बराबर है। ये टू कैंसिल करने के लिए क्या किया है मैंने, न्यूमेरेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिए। न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आई कैप आएगा, यहाँ पे 2 जे कैप, यहाँ पे 2 के कैप रहेगा, और ये 2 फिर से कैंसिल होगा तो केवल 3 रहेगा। यानी हमारे पास जो आंसर मिला हुआ है दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 3। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 1/3 आई कैप 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, लिखेंगे ऐसा। तो ये बन गया हमारा ए कैप, और यहां पे जो आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन कोसाइंस, उसे हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। तो क्या होगा, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर, डायरेक्शन कोसाइंस कौन से होंगे, तो 1/3, 2/3 एंड 2/3, these are the direction cosines. And now our aim to find out the direction angles. तो हम क्या बोलते हैं, let alpha, beta and gamma be the direction angles of वेक्टर ए बार। जो वेक्टर ए बार हमने लिया है उसने जो एंगल्स फॉर्म किए हैं दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा है, ये बन गए डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर ए बार। ओके, तो अभी आपको पता है जैसे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बार आपको पता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो 1/3, 2/3 और 2/3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू 1/3, कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू होगी 2/3 और कॉस ऑफ गामा की वैल्यू होती है फिर से 2/3 होगी ऐसे। तो ये वैल्यूज होने के बाद हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 रहेगा, बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 होगा, और गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3 होगा, बराबर है। तो ये अल्फा, बीटा यदि गामा हमें मिलता है तो ये क्या बन गए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर बन गए हैं। हेंस हम लास्ट में क्या बोलेंगे, हेंस द डायरेक्शन रेशियोज of the vectors वेक्टर आर, कौन सी डायरेक्शन रेशियोज हो गए, तो दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस कौन से हो गए हैं, तो 1/3, 2/3 एंड 2/3, एंड एंगल्स कौन से रहेंगे, तो cos inverse of 1/3, cos inverse of 2/3 and cos inverse of 2/3, and these are the direction angles। ये बन गए हमारे डायरेक्शन एंगल्स। देखो बच्चों, जब वेक्टर का इंट्रोडक्शन हम दे रहे थे उसी टाइम में आपको बताया गया था जैसे वेक्टर है तो आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। यदि यूनिट वेक्टर हम उसी वेक्टर का निकालते हैं तो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट होंगे दैट इज द डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। क्लियर बच्चों? तो प्रॉब्लम नंबर 28 क्या दिया गया है, लेट बी बार एंड सी बार बी टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द XY प्लेन। देखो XY प्लेन में यदि वेक्टर्स है तो इसका मतलब वहां पे जो के कैप होगा प्रेजेंट नहीं रहेगा, यानी जेड कोऑर्डिनेट भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, दैट इज 0 रहेगा। केवल वहां पे आई कैप और जे कैप ही हमें कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे XY प्लेन बोला गया है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे को यानी बी बार और सी बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है उनका डॉट प्रोडक्ट 0। परपेंडिकुलर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट इनका 0 है
और बाद में ऐसा हमें एक वेक्टर सेम प्लेन में फाइंड आउट करना है जिसका बी बार से रहने वाला जो प्रोजेक्शन है वो 1 होगा और सी बार से प्रोजेक्शन 2 होगा। ठीक है ना? तो क्या किया है, ध्यान में आ रहा है? देखो बी बार और सी बार कैसे है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी यहां पे सी बार को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात ऐसी है कि हमें और एक वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा जिसका प्रोजेक्शन बी बार से कितना है 1 और सी बार से प्रोजेक्शन कितना है 2 है। ठीक है। तो यहां पे दो तरीके के फॉर्मूले हम यूज करेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करते हैं। नाउ सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पे हम सी बार कंसीडर करते हैं। लेट सी बार इज इक्वल्स टू, अभी सी बार कैसे कंसीडर करेंगे, दो वेक्टर्स हमें कंसीडर करना है। तो हम क्या करते हैं, समझ लो एम आई कैप प्लस एन जे कैप। ओके, क्यों ऐसा लिया है, क्योंकि सी बार लाइज इन एक्स वाई प्लेन, बराबर है। तो यहां पे बिकॉज सी बार लाइज इन एक्स वाई प्लेन। देखो डाइजेस्ट में या टारगेट पब्लिकेशन में जो भी आंसर्स दिए होंगे उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, हमारी मेथड करेक्ट रहेगी, वो मेथड से सॉल्व करो, मार्क्स नहीं कटेंगे। और आपको वैसे भी पता है इस साल के हमारे 2 आउट ऑफ आउट स्टूडेंट है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलाए हैं। ओके, 99 पे 3 है। ठीक है ना? तो जो मेथड मैं बोलूंगा वो मेथड से ही करो, मार्क्स नहीं कटेगी, गारंटी मेरी रहेगी। ठीक है। तो सी बार क्या हो गया, सी बार इज इक्वल टू एम आई कैप प्लस एन जे कैप। क्यों लिया है, क्या रीजन है यहां पे? तो रीजन ये है कि सी बार लाइज इन एक्स वाई प्लेन होने की वजह से मैंने यहां पे के कैप का जो कोएफिशिएंट है वो 0 लिया है, बराबर है। अभी देखते हैं, सिंस बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार, यहां पे हमें दिया गया है कि बी बार और सी बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो मतलब क्या हो गया, बी बार डॉट सी बार की वैल्यू 0 हो गई। बी बार डॉट सी बार की वैल्यू यदि 0 है तो यहां पे बी बार कितना है, 4i कैप प्लस 3j कैप है। डॉट सी बार कितना है, एम आई कैप प्लस एन जे कैप इज इक्वल टू 0 है, बराबर है। तो 4 इंटू एम कितना हो गया, 4m हो गया, प्लस थ्राइसन हो गया और इज इक्वल टू 0। तो थ्राइसन इज इक्वल टू माइनस 4m, तो n की वैल्यू क्या होगी, माइनस 4/3m। दिस इज द वैल्यू ऑफ n। ये बन गई हमारी n की वैल्यू, करेक्ट। ये क्या बन गई, हमारी n की वैल्यू बन गई। अभी n की वैल्यू यदि यहां पे हम पुट अप करते हैं तो सी बार क्या बनेगा, तो एम आई क्या प्लस n की वैल्यू माइनस 4/3 है, तो माइनस 4/3 एम इंटू जे क्या होगा, ये दोनों में से एम यदि कॉमन निकालते हैं तो आई कैप माइनस 4/3 जे क्या बनेगा। दिस इज सी बार, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना है क्या नहीं देना है वो आप देखो। यहां पे हमें और एक वेक्टर निकालना है। देखो यहां पे क्या करना है, फाइंड द वेक्टर इन द सेम प्लेन। हमें वही प्लेन में ऐसा वेक्टर निकालना है जिसने बी बार से और सी बार से जो प्रोजेक्शन किया हुआ है दैट इज 1 and 2 है। ओके, तो देखो लेट डी बार, अभी डी बार हमें कंसीडर करना है, ये भी सेम प्लेन में लाया हुआ है। तो लेट डी बार एक्स आई क्या प्लस वाई जी क्या लेंगे, जेड के क्या नहीं रहेगा क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट नहीं है, बराबर है। बिकॉज as d bar lies in xy प्लेन, d बार कहां पे लाया हुआ है, xy प्लेन में लाया हुआ है, तो d बार हमने कंसीडर किया है xi क्या प्लस yj क्या। क्लियर बच्चों? देखो अभी क्या होता है, ये जो d बार का प्रोजेक्शन है अलोंग b बार क्या दिया गया है 1, तो यहां पे हम लिखेंगे हियर प्रोजेक्शन ऑफ d बार, प्रोजेक्शन
ऑफ डी बार along बी बार इज क्या होगा? तो दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ डी बार अलॉन्ग बी बार इज कितना है? 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा? बी बार डॉट डी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार होगा, यस और नो? और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1। ये बात ध्यान में आ रही है बच्चों आपके? ओके, थोड़ा सा यहां पे और ब्लॉक बना लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम बड़ा है। तो बी बार डॉट डी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार इज इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है प्रोजेक्शन ऑफ डी बार ऑन बी बार, प्रोजेक्शन ऑफ डी बार अलॉन्ग बी बार भी बोलते हैं हम। तो देखो यहां पे बी बार डॉट डी बार है, तो बी बार आपको पता है 4i क्या प्लस 3j क्या है, xi क्या प्लस yj क्या, और मॉड ऑफ बी बार का मतलब हो गया मॉड ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। हो गया ऐसे। तो 4 into x प्लस 3 into y अपॉन 16 प्लस 9 कितना होता है? 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 इज इक्वल टू 1। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर से again you have to give her the projection of d bar along c bar is 2। अगेन फिर से यहां पे क्या होगा? तो प्रोजेक्शन ऑफ डी बार अलॉन्ग क्या है? सी बार इज कितना है? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ है? सी बार डॉट डी बार अपॉन मॉड ऑफ सी बार की वैल्यू, कितनी रहेगी? 2 रहेगी। तो यहां पे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो मॉड ऑफ सी बार क्या है? तो यहां पे देखो सी बार है याम इंटू आई कैप माइनस 4/3 जे कैप डॉट होगा डी बार दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बराबर है। मॉड ऑफ सी बार की वैल्यू कितनी होगी? तो मॉड ऑफ सी बार की वैल्यू हमारी होती है दैट इज मॉड ऑफ सी बार है रूट ऑफ यम स्क्वायर इंटू कितना रहेगा? तो 1 स्क्वायर। देखो यहां पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इंटू रहेगा 1 स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 4/3 होल स्क्वायर और ब्रैकेट हम कंप्लीट करेंगे। देखो यहां पे हमने क्या लिखा है? यम स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4/3 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू कितना है? 2। तो देखो अभी इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। m को मैं एज इट इज रख देता हूं, एज इट इज लिखता हूं, और यहां पे 1 into x कितना होगा? x बराबर है माइनस 4/3 into y, तो माइनस 4/3 into y ओके इज इक्वल टू कितना है? 2। और यहां पे रूट ऑफ m स्क्वायर रहेगा यम बराबर है, और रूट ऑफ कितना हो गया? 1 प्लस 16/9 होगा, ठीक है ना? तो यम गेट कैंसल्ड। देखो अभी क्या होता है? 3x माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3। हमने यहां पे 3 एलसीएम लिया है, और यहां पे कितना होगा? 9 प्लस 16 यानी 25 डिवाइडेड बाय 9 का मतलब हो गया 5/3 और दैट इज इक्वल टू 2। तो 3 गेट कैंसल्ड बराबर, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 टू द 10, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। हो गया ना? तो देखो बच्चों यहां पे इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हमें सॉल्व करना है अभी। तो क्या करोगे हम? ठीक है, क्या करेंगे हम? देखो अभी यहां से मैं क्या करता हूं, 4y की वैल्यू निकालता हूं, तो 4y की वैल्यू होगी, या तो 3x की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है ना? तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 प्लस 4y हो गया ऐसे। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो 10 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3 होगी, और ये जो x की वैल्यू है यहां पे पुटअप करवा देता हूं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुटअप करता हूं, ठीक है ना? तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुटअप करने के बाद 4 इंटू कितना होगा? तो 10 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3
और प्लस हो गया 3y इज इक्वल टू 5u, हो गया वैसे। अभी मुझे यदि डिनोमिनेटर कैंसिल करना है तो मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय 3 करूंगा, ठीक है ना। तो ये 3 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 10 कितना हो गया 40, 4 4 कितना हो गया 16y, और 3 3 कितना हो गया 9y, और इधर हो गया 3 5 15, बराबर है ना। तो होल इक्वेशन को मैंने क्या किया है 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। तो देखो अभी कितना होता है 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 15 माइनस 14 कितना हो गया, देखो अभी 14 माइनस 15 कितना हो गया माइनस 25, हो गया ना। 15 माइनस 40 कितना हो गया माइनस 25, हो गया ऐसे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज -1, y की वैल्यू कितनी रहेगी -1 रहेगी, बराबर है ना। यस, y की वैल्यू -1 यदि मिलती है तो x की वैल्यू क्या होगी, सो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 3, यानी 10 माइनस 4 कितना हो गया 6/3, तो आंसर कितना हो गया 2। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू यदि हमें पता है तो इसका मतलब d बार कितना रहेगा, d बार रहेगा 2i क्या, और y की वैल्यू है -1, तो -j क्या is the required vector, is the required vector lies in xy plane, xy plane में ये रिक्वायर्ड वेक्टर लाइज हुआ है, और ये हमें सॉल्व करना था। सी बार की वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है सी बार तो कुछ है नहीं, ऐसे उन्होंने कंडीशन दी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या किया है हमने, थोड़ा सा रिपीट करवाता हूं। जैसे बी बार दिया गया है और सी बार कहां पे है तो ये एक्स वाई प्लेन में, तो सी बार को कंसीडर करते समय हमने के बार लिया है क्या, के क्या लिया है नहीं, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 इन द एक्स वाई प्लेन, बराबर है। तो यहाँ पे हमने रीजन भी लिखवा दिए। तो बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार है, बी बार यदि परपेंडिकुलर टू सी बार है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना रहेगा 0, और यहाँ पे बी बार आपको दिया गया है, बी बार है कितना तो 4i क्या प्लस 3j क्या है, इसलिए हमने बी बार लिया है, और ये सी बार। इनका डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद n की वैल्यू कितनी मिल गई हमें -4/3m, और ये n की वैल्यू हम यदि सी बार में पुट अप करते हैं तो सी बार मिलेगा हमें n into i क्या -4/3 into j क्या, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाद में ऐसा एक वेक्टर उसी प्लेन में हमें लेना है जिसका प्रोजेक्शन अलोंग बी बार होगा 1 और सी बार अलोंग होगा 2। ओके, तो यहां पे डी बार हमने कंसीडर किया है, फिर से एक नया वेक्टर जिसमें z कोऑर्डिनेट रहेगा 0, तो यहां पे हमने क्या किया है, लेट डी बार इज इक्वल टू xi क्या प्लस yj क्या, एज डी बार लाइज इन xy प्लेन, इसलिए हमने इस तरीके से कंसीडर किया हुआ है। तो हियर पोजीशन ऑफ डी बार ऑन अलोंग बी बार क्या होगा, तो बी बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार होगा, और इज इक्वल टू 1, उसे हमने सिंप्लीफाई किया है तो एक इक्वेशन हमें मिल गया है। उसी प्रकार से हमने क्या किया है, डी बार का प्रोजेक्शन अलोंग सी बार लिया है, एंड दैट इज आंसर 2 है। तो फिर से हमें सेकंड इक्वेशन मिलता है 3x - 4y = 10, और ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है। वी गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, द वैल्यूज ऑफ x is 2 एंड द वैल्यूज ऑफ y is -1। ये दोनों वैल्यूज मिलने के बाद हमने दीवार में पुट अप किए हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड वेक्टर है। क्लियर। 29th नंबर का प्रॉब्लम हमें देखना है अभी। तो शो दैट नो लाइन इन अ स्पेस में ऐसी कोई भी लाइन हमें नहीं मिलेगी जिसने जो एंगल्स फॉर्म किए हैं वो है π/6 और π/4 विथ x एक्सिस एंड y एक्सिस, ऐसा हमें शो करना है। तो डायरेक्टली तो हम शो नहीं कर पाएंगे, ऐसे वक्त हमें क्या करना है, पॉसिबिलिटी कंसीडर करके चलना है। देखो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है ना, वो तो पॉसिबिलिटी बन गई ना हमारी।
बराबर है, वो क्या है, हमारी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ये इंपॉर्टेंट होगा कि पहले आप पॉसिबिलिटी कंसीडर करो। तो यहां पे इसे सॉल्व करते समय, प्रूव करते समय, लेट if possible a line in space can make angles, make a space in a space makes angles pi by 6 and pi by 4, pi by 6 and pi by 4 with x axis and y axis respectively। देखो बच्चों, यहां पे यदि हमने ये पॉसिबल वर्ड नहीं लिखा होता तो आपने कितना भी प्रूफ ठीक ढंग से करो, उसे वैल्यू नहीं रहेगी। ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि लेट यदि आप लिखते हो लेट लाइन इन स्पेस मेक्स एन एंगल, तो ये मतलब क्या हुआ है कि ये हमने तो कंसीडर भी कर लिए है कि एक लाइन ऐसे स्पेस में है जो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कितना एंगल करती है, पाई बाय 6 और पाई बाय 4। तो ये तो गलत हो जाएगा, बराबर है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा कि हो सकता है, कंफर्म नहीं बोला है आपने, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट इट पॉसिबल अ लाइन इन स्पेस मेक एंगल्स pi by 6 and pi by 4 with x axis and y axis respectively। ओके, तो अभी यहां पे क्या होगा, therefore cos of अल्फा कितना होगा, cos of अल्फा की वैल्यू होगी, सो अल्फा इज इक्वल टू होगा pi by 6 एंड बीटा इज इक्वल टू होगा pi by 4, ठीक है ना। लेट सेम लाइन मेक angle gamma with the z axis, ओके। तो यहां पे हमें एक रिलेशन पता है, कौन सा, we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1 होता है, ये हमने प्रूव भी किया है। तो cos square अल्फा क्या होगा, cos square ऑफ पाई बाय 6 होगा, cos square ऑफ बीटा क्या होगा, पाई बाय 4 प्लस cos square gamma पता नहीं है और इज इक्वल टू 1। तो cos ऑफ पाई बाय 6 एंड cos ऑफ 30 की वैल्यू होगी √3/2 होल स्क्वायर होगी ऐसे। cos square 45, cos ऑफ 45 की वैल्यू होगी 1/√2 होगी ना ऐसे। तो प्लस cos स्क्वायर गामा हो गया इज इक्वल टू 1। तो देखो अभी यहां पे क्या होता है, 3/4 प्लस 1/2 होगा, प्लस कितना होगा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, जब भी फ्रैक्शन का एडिशन या सबट्रैक्शन हमें करना है तो डिनोमिनेटर को पहले हटा दो तो इजी हो जाएगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से यदि मल्टीप्लाई किया है तो 3, 2 2 4 हो गया 2 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 हो गया, बराबर है। तो यहां पे 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 और उधर ट्रांसफर कर दिए, cos स्क्वायर गामा की वैल्यू हो गई 1 - 5, तो cos स्क्वायर गामा कितना हो गया -4। बट cos of gamma is a real number, बराबर है। cos स्क्वायर गामा क्या है, cos ऑफ गामा क्या है, तो रियल नंबर है, बराबर है। यदि रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर -4 पॉसिबल नहीं होगा। सो द स्क्वायर ऑफ cos of gamma is -4 not पॉसिबल नहीं रहेगा, पॉसिबल रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी यहां पे क्या हो गया, यदि पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ऐसी कोई भी लाइन स्पेस पे नहीं होगी जिसने एक्स एक्सिस से
π/6 और y एक्सिस से π/4 एंगल किया है, ऐसी कोई भी लाइन नहीं रहेगी। आई बात ध्यान में? क्या किया है पता है आपको? ओके, तो हम आंसर लिखेंगे हेंस करके आंसर लिखने वाले हैं आखिरी में। हेंस देयर इज नो लाइन इन अ स्पेस, देयर इज नो लाइन इन अ स्पेस make angles π/6 and π/4 with the x axis and y axis respectively। क्लियर बच्चों? इस टाइप से यदि आपको प्रॉब्लम दिया जाता है, एंगल चेंज होंगे, एक्सिस चेंज हो सकता है और आपको ऐसे ही प्रूव करना है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड होगा आपके लिए इम्पॉसिबल। ओके, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हम करते हैं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 30 मिसलेनियस में का और 31 ये जो प्रॉब्लम है, 30 नंबर का जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14 और 5.3 एक्सरसाइज में हो चुका है, बस उसी टाइप का। और क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो 5.4 में, यानी समझ लो 12th नंबर या 30th नंबर का प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये देखना है 5.3 में और 5.4 में। 5.3 में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 14, 30 नंबर का प्रॉब्लम रहेगा और 31 नंबर का प्रॉब्लम रहेगा। 5.4 में का 14 या 12 नंबर का ऐसा कुछ तो भी नंबर होगा वहां पे, तो आपने देख लेना है। अभी 32 नंबर का हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सिंपल है। शो दैट द वेक्टर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, हमें वेक्टर एरिया चाहिए ट्रायंगल एबीसी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट किया है। इस तरीके से समझ लो ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट किया है, चलेगा ऐसे? ओके, और अभी हमें प्रूव करना है कि जैसे ए बार बी बार और सी बार पोजीशन वेक्टर से, तो हमें प्रूव करना है वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 1/2 ऑफ ए बार क्रॉस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार। देखो साइक्लिक फॉर्म में है ये, ठीक है ना? तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो कंप्लीट यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, इसे इसमें क्या करेंगे, तो AB को पैरेलल सी में से निकालेंगे और बी में से हम AC को पैरेलल एक लाइन निकालेंगे। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होगा दैट इज द पैरालेलोग्राम, एक पैरालेलोग्राम होगा। और आपको पता है वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड होती है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एडजेसेंट साइड का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले तो हम क्या बोलेंगे, हियर A bar, B bar, C bar are the position vectors of the points capital of the vertices बोलेंगे, vertices A B C of respectively of triangle ABC। ट्रायंगल ABC के जो वर्टासेस है उनके पोजीशन वेक्टर्स हमने यहां पे कंसीडर किए। कंप्लीट पैरालेलोग्राम हमें पैरालेलोग्राम कंप्लीट करना है। किस तरीके से कंप्लीट किया ये आपको पता है, बराबर है ना? तो ये जो बीसी साइड है उसके ऊपर हमने ये ट्रायंगल फिर से कंस्ट्रक्ट किया है। तो कंप्लीट ए पैरालेलोग्राम ए बी डी सी। देखो यहां पे गलती से ही एबीसीडी मत लिखिएगा, ए बी सी डी ऐसा कोई पैरालेलोग्राम फॉर्म नहीं होगा, ए बी डी सी पैरालेलोग्राम फॉर्म होगा। ठीक है ना बच्चों? तो नाउ एरिया ऑफ वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? तो देखो अभी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया सेम रहेगा। यानी इस पैरालेलोग्राम के एरिया के दो पार्ट बन गए। एक पार्ट जो भी है वो ट्रायंगल एबीसी का एरिया बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम, चलेगा ना ऐसे? तो क्या लिखा है हमने यहां पे,
वेक्टर एरिया, हाफ ऑफ वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो हाफ इनटू वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या रहेगा, तो ए बी बार क्रॉस ए सी बार होगा, होगा ना ऐसे, ए बी बार क्रॉस ए सी बार होगा। तो देखो अभी क्या होता है, 1/2 इंटू ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ए बी बार का मतलब हो गया बी बार माइनस ए बार, क्रॉस हो गया सी बार माइनस ए बार, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, हाफ ऑफ इसे हम जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो यूज करेंगे। बी बार क्रॉस होगा, बी बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, माइनस ए बार इंटू ए बार क्रॉस सी बार माइनस सी बार होगा, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ क्या हो गया, बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ऑफ माइनस प्लस ए बार क्रॉस ए बार होगा। और हमें पता है यदि क्रॉस प्रोडक्ट में हम इंटरचेंज वेक्टर को करते हैं तो प्लस का माइनस होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, प्लस और माइनस होगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होगा जब हम इंटरचेंज करेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट में यदि सेम वेक्टर यूज करते हैं तो उसका आंसर हमें 0 मिलेगा। तो ये बार क्रॉस बी बार कितना हो गया, 0 बन गया है। बी बार क्रॉस सी बार चाहिए हमें, यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार चाहिए तो प्लस किया है डायरेक्शन ए बार क्रॉस बी बार, फिर से यहाँ पे सी बार क्रॉस सी बार चाहिए तो प्लस सी बार क्रॉस सी बार, और ये कितना बन गया, 0 बन गया। क्योंकि आपको पता है कि ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू 0 बार होगा, तो हमने 0 बार लिख दिया है यहाँ पे, बराबर। सो रीअरेंज इट, हमें यहाँ पे रीअरेंज करना है, तो क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार होगा, बी बार क्रॉस सी बार होगा, प्लस सी बार क्रॉस ए बार होगा। तो ये बन गया हमारा आंसर, और ये हमें प्रूव करना था। देखो रीडर में थोड़ा सा गलत है, उसे चेंज कर लेना है, उसे मॉडिफाई करना है। तो क्या किया है पता है, यहाँ पे इतना सिंपल प्रॉब्लम हम देखते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, वैसे देखा जाए तो बहुत इजी होता है मैथमेटिक्स। ओके, तो देखो इस तरीके से हमने लिखा हुआ है, ठीक। एनी डाउट? लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस लेक्चर। ओके, इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम देखो, 33 नंबर का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे पहले, ठीक है ना। तो लेट सॉल्यूशन, पहले तो हम क्या करते हैं, देखो प्रॉब्लम को पहले समझना है आपको कि यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। जो ये जो वर्टाइसेस है इनको, ये जो वर्टाइसेस जिस प्लेन में लाए हुए हैं, जैसे ये प्लेन है, देखो बच्चों यहाँ पे P पॉइंट लेते हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a,0,0 है। बाद में हम Q पॉइंट लेते हैं, समझ लो यहाँ पे, तो Q पॉइंट है 0,b,0, और समझ लो यहाँ पे C पॉइंट है तो 0,0,C। तो ये जो वेक्टर्स हो गए, जैसे ये वेक्टर्स है QP और PQ बोलो, PQ बार और PC बार, इनको परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, और यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कोई भी प्लेन में यदि दो वेक्टर्स होते हैं और उनको यदि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हम कंसीडर करते हैं तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये बात ध्यान में लेना है। और यहाँ पे जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसका एरिया भी हमें चाहिए, उसका एरिया भी हमें चाहिए, और दैट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है, बराबर है ना, बहुत ही सिंपल होता है। देखो इस ट्रायंगल का हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। देखो क्या होता है, लेट P बार, Q बार एंड R बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स कैपिटल P a,0,0, कैपिटल Q 0,b,0 and capital R 0,0,0 0,0,C रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना बच्चों, देखो हमने क्या किया है,
P bar, Q bar and R bar with the position vectors of the points P, Q, R respectively. बराबर है। ऐसा यदि है तो क्या होगा? क्या होगा? देखो, ऐसा यदि है तो क्या होगा? P bar, Q bar, R bar with the position vectors of the points P, Q and R respectively. ऐसा यदि है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? Now P Q बार पहले फाइंड आउट करना है, बाद में P R बार फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? तो P Q बार क्या होगा? पहले तो हम P बार लिखते हैं, therefore P bar is equals to, देखो P के कोऑर्डिनेट क्या है? a, 0, 0 है, तो ये I क्या बनेगा? Q बार क्या होगा? B J क्या होगा? एंड R बार क्या रहेगा? तो C K क्या रहेगा? देखो बाकी तो 0, 0 है, उससे कुछ हमें मतलब नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अभी PQ बार और PR बार हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ PQ बार क्या होगा? तो Q बार माइनस P बार होगा, और Q बार क्या है? तो BJ क्या माइनस P बार क्या है? तो AI क्या, ठीक है ना? इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, माइनस A क्या माइनस BJ क्या चलेगा? सॉरी, प्लस BJ क्या, ये बन गया हमारा PQ बार। बाद में हम PR बार फाइंड आउट करेंगे, तो PR बार R बार माइनस P बार होगा। R बार है CK क्या माइनस AI क्या रहेगा? तो यहां पे क्या होगा? माइनस AI क्या प्लस CK क्या। दिस इज P बार और ये PQ बार। A vector perpendicular to PQ bar and PR bar is equals to क्या होगा? तो is equals to होगा PQ bar क्रॉस PR बार, होगा ऐसे? यस। तो दोनों वेक्टर का हमें क्रॉस प्रोडक्ट यदि निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा? आपको पता है कैसे लिखते हैं हम? आई कैप J कैप K कैप लिखते हैं। PQ बार दैट इज माइनस A B और 0 होगा, और यहां पे क्या रहेगा? माइनस A और 0 और C रहेगा। कोएफिशिएंट ठीक ढंग से हमने रीअरेंज किया है। अरेंजमेंट देखो कैसे होती है। आई कैप G कैप K कैप एक कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं और एक कोएफिशिएंट, तो देखो अभी यहां पे क्या होगा? दैट इज BC I क्या होगा? मिडिल टर्म को हम निगेटिव बोलते हैं, तो माइनस और माइनस ऑफ माइनस क्या होगा? प्लस। ये तो 0 बन गया और ये क्या हो गया? माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा। AC K J क्या और K कैप के लिए क्या होगा? ये 0, और यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस क्या होगा? प्लस, तो प्लस AB K क्या। इसे आपको सॉल्व करते आता है क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट ठीक ढंग से लिया हुआ है, 11th स्टैंडर्ड में पूरा लिया है, तो उस पर से आपका मैट्रिसेस केवल 10 दिनों में खत्म होगा, क्योंकि आपको मैट्रिक्स किस तरीके से अरेंज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। देखो स्ट्रेट लाइन भी हमारा 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है, डेरिवेटिव का कुछ पार्ट हो चुका है, यानी हमारा लगभग बहुत सारा सिलेबस बेसिक जो है वो पूरा 11वीं में हो चुका है। हमें आगे के चैप्टर्स लेने के लिए बहुत इजी होगा। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट किस तरीके से सॉल्व करना है आपको पता है, हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिए हैं। तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये तो वेक्टर बन गया, हमें क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू PQ बार एंड PR बार इज इक्वल टू क्या होगा? तो PQ बार क्रॉस PR बार, सॉरी देखो यहाँ पे PQ बार डॉट PR बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ PQ बार इनटू मॉड ऑफ PR बार होगा। गलत, अरे ऐसा कैसा होगा? यहाँ पे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू PQ बार एंड PR बार, देखो वेक्टर परपेंडिकुलर टू PQ बार एंड PR बार क्या है? तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? PQ बार क्रॉस PR बार बराबर है ना, डिवाइडेड बाय क्या है? तो मॉड ऑफ PQ बार क्रॉस PR बार होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी PQ बार क्रॉस PR बार हमें पता है, दैट इज BC I क्या प्लस AC J क्या प्लस AB K क्या डिवाइडेड बाय, इनका हमें चाहिए रूट ऑफ रहेगा
BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो इसे हम रीअरेंज करते अच्छे से लिखते हैं, तो क्या होगा यहां पे देखो, दैट इज 1 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर, ये अच्छा लगेगा। इनटू क्या रहेगा, तो इनटू रहेगा दैट इज यस BC I कैप प्लस CA J कैप प्लस AB K कैप, एंड दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये बन गया हमारा पहला आंसर। अभी चाहिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल अब भी इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है, किस तरीके से निकालोगे। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, देखो वेक्टर एरिया नहीं बोला है, एरिया बोला है, तो यहां पे क्या रहेगा, मॉड रहेगा, और यहां पे पी क्यू बार हाफ ऑफ मॉड ऑफ पी क्यू बार क्रॉस होगा पी आर बार होगा, ऐसे हाफ ऑफ पी क्यू बार क्रॉस पी आर बार, इसके पहले ही हमने पढ़ाया हुआ है, यहां पे आर रहेगा। तो देखो 1/2 इंटू मॉड ऑफ पी क्यू बार क्रॉस, तो वैल्यू आपको पता है, दैट इज रूट ऑफ क्या रहेगा, BC होल स्क्वायर प्लस AC होल स्क्वायर प्लस AB होल स्क्वायर रहेगा ना, ऐसे। तो 1/2 कितना रहेगा, रूट ऑफ, इसे रीअरेंज करके लिखना है हमें, तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर होगा, और तो ये बन गया हमारा स्क्वायर यूनिट। क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। दिस इज द area of a triangle ABC, area of a triangle ABC नहीं, सॉरी, PQR, area of a triangle क्या हो गया, PQR। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है बच्चों। एनी प्रॉब्लम, तो यार चले यहां पे, ओके चलो बाय।